आप सभी इस सेशन को, उसमें योगदान आपका भी रहेगा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार जितने भी सेशन हो रहे हैं बात उन तमाम हरियाणा से जुड़े मुद्दों की यहां पर हो रही है और चुनावी साल है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपसे जुड़े तमाम सवालों का जवाब यहां पर हो। तो चलिए फिर बिना देर की इस सेशन की, अब इस महत्वपूर्ण सेशन की अब शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू शशि जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और आज सुबह से ही लगातार एक के बाद एक सेशंस चल रहे हैं और अब हम जिस सेशन पे पहुंचे हैं वो इलाका बड़ा खास है। दो खास मेहमान हैं और आपको पता है कि इस कॉन्क्लेव में हमारी कोशिश है कि जितने एमएलएज हैं उनको इस मंच पर बुलाया जाए। ये सेशन रोहतक के नाम है। 4 एमएलएज हैं, 4 हलके हैं, आपको पता है रोहतक ज़िले में। एक पर गढ़ी सांपला किलोई से खुद हुड्डा साहब हैं, बीबी बत्रा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है रोहतक से। महम से बलराज कुंडू जी हैं बतौर इंडिपेंडेंट, एज इंडिपेंडेंट जीते पिछले चुनाव में और इस बार सुना है कि 50-60 सीट जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हम तो सर सबको शुभकामना देते हैं, बाद बाकी तो जनता जनार्दन है। ये माइक है बगल में, वो उठा लीजिएगा। ना सब हमारा वाला सिस्टम ऑन रहता है, अपना सिस्टम ऑन रखिएगा। चुनाव का समय है, हमारा सारा सिस्टम ऑन रहता है। रोहतक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अभी लोकसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आए। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी रिजल्ट आए थे। उसके पहले 2009 भी था, 2009 के पहले भी कई चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसके तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होता है, जो अक्टूबर में संभवतः हो जाए। लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद बत्रा साहब, कांग्रेस कुछ ज्यादा उत्साह है, ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। कई बार एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते जब मैं चुनावी गणित को पढ़ने और समझने की कोशिश करता हूं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव, अभी तो हरियाणा के संदर्भ में ही बात करें, जो रिजल्ट आए वो कांग्रेस को थे या बीजेपी से नाराजगी के वोट थे, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला था। इंडी यानी INDA गठबंधन या कांग्रेस मान लीजिए वर्सेस बीजेपी। किस रूप में आप लोग देखते हैं? क्योंकि इसी में एक और रेफरेंस जोड़ दूं, 2019 में जब बीजेपी की 10 सीटें, 10 की 10 लोकसभा जीती और 79 संभवतः हल्के थे जिसमें उनको लीड मिली थी, तो 75 पार के मूड में थे। स्वाभाविक है, किसी का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे आपका भी आजकल बढ़ा हुआ है। ये वोट कांग्रेस को है या ये वोट किसी के प्रति नाराजगी के वोट है? बत्रा साहब। ये वोट कांग्रेस का वोट है। अगर आप पिछले चुनाव से इसको कंपेयर करें, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार 2019 के चुनाव के अंदर श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा 19,800 वोटों से हारे थे। इस बार मैं अपनी लोकसभा की बात ना करके अपने रोहतक की बात कर रहा हूं। इस बार वो 4,998 वोटों से जीते। दैट वाज ए राइज ऑफ द वोट अराउंड 24,000। सेकेंडली, एक भारी बहुमत के साथ से लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनका मार्जिन 3,45,000 जो
हिंदुस्तान की राजनीति में दूसरे या तीसरे नंबर पर विजय का नाम आता है। एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार की ज़रूर है और प्रत्येक व्यक्ति बहुत दुखी है, पर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात के अलावा भी एक और प्रोफाइल लोगों के सामने आता है कि कांग्रेस का शासन इस शासन से अच्छा शासन था, उसको पसंद करते हैं इस बात के लिए। और ये 9.5 साल की सरकार, कुंडू साहब मेरे साथ में हल्के से विधायक हैं, मेरे मित्र हैं। 9.5 साल के अंदर ये घोटालों की सरकार रही। मैंने अपने जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार मैंने कभी नहीं देखी। लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रांत को घाटे में डुबो दिया। जो सरकार अपना रेवेन्यू डेफिसिट पूरा ना कर सकी और कर्जों के ऊपर सरकार को चलाए, वो प्रदेश की तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते ये समझना चाह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे, या क्योंकि इसका ये सीधा सीधा जुड़ा रहेगा, एक रेफरेंस के तौर पे मैं इसे ले रहा हूं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 1-to-1 फाइट की स्थिति थी। जो नाराजगी वाले वोट थे वो आपके पास आ गए। मैं इसको जरा एक बार कुंडू साहब से भी समझ लूं। ये जो अभी ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा इतने से हारे थे, अब इतने जीत गए, है ना, तो महम में भी फिर तो ये जो बत्रा साहब बता रहे हैं वो महम में भी फॉर्मूला लागू हो जाएगा। महम में भी कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त थी और अब विधानसभा चुनाव भी है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसका जवाब एक ही बात में देना चाहता हूं। ये जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता की नाराजगी प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी। और अब की बार मेरा ये मानना है, जो हमने भी जो अभी पहली क्लास के स्टूडेंट इस पॉलिटिक्स के, लेकिन मेरा अपना आकलन ये कहता है कि अब की बार आप अनेकों जगह तो ऐसा देखेंगे कि वहां ये जो प्रत्याशी थे वो पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन जनता ने मन बना रखा था अब की बार भाजपा के अगेंस्ट वोट डालकर। और अब की बार का जो सिनेरियो था, लोगों के पास दूसरे विकल्प के रूप में सिवाय कांग्रेस के कोई पार्टी नहीं थी। इसलिए लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के हम बीजेपी को चोट। एक थॉट ये भी है जो कुंडू साहब कह रहे हैं, जिसको मैं रेफर करना चाह रहा था या रेफर कर रहा था। जैसे मैं एक बात और बताता हूं, एक विकल्प, एक ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस थी, है ना, फील्ड में। तो जो बीजेपी से नाराज थे वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन अब मेरा सवाल इसके बाद है, नहीं उसका एक मैं बीच में इसी रेफरेंस में एक बात आपको बताना चाहता हूं। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे महम हल्के के गांव में गए, कोई भी ऐसा गांव नहीं था जिसमें लोगों ने उनके सामने जो कांग्रेस के टिकटार्थी दावेदार हैं आनंद सिंह डांगी जी, लोगों ने खुलकर उनके सामने इस बात को उठाया कि वोट आपको दे रहे हैं, कल विधानसभा की वोट मत देने के लिए और उसके लिए वोट मांगने मत आना। हर गांव के अंदर स्टेज पर ओपनली लोगों ने खुलकर बोला। ठीक है बत्रा साहब, जो वो कह रहे, एक तो है कि एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस थी, जो बीजेपी को देना चाहते थे बीजेपी को दिए, जो नहीं देना चाहते थे वो दिए। लेकिन विधानसभा चुनाव जब होंगे तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट हो ना हो, मल्टी कॉर्नर्ड यानी कि कई पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में होंगे,
गंभीरता से होंगे और सिर्फ 1 to 1 की स्थिति नहीं रहेगी। 90 में 70-75 जगह तो ऐसी रहेगी जहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट की स्थिति रहेगी। अब जो कुंडू साहब कह रहे हैं कि जो वोट आपको मिला वो आप अपना वोट मत समझ लीजिए, अगर अपना नहीं समझ लीजिए तो फिर विधानसभा चुनाव को कैसे समझे? नहीं, कुंडू साहब कुछ कह रहे होंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कह रहे होंगे, बिकॉज ही इज ए इंडिपेंडेंट एमएलए देयर एंड हिज पोजीशन इज डिफरेंट। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी इज देयर बट देयर इज ए वोट फॉर कांग्रेस। वहाँ पर एक माहौल है और जो 10 साल का हुड्डा साहब का शासन रहा, आज उस शासन की लोग तारीफ करते हैं। आप ये देख लेना कि 9.5 साल की जो तारीफ करते हैं वो कांग्रेस वाले, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर वाले, नहीं, कांग्रेस से नहीं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। नहीं, ये कभी कुंडू जी से पूछा आपने? नहीं शशि जी, ये कभी मनीष ग्रोवर जी से पूछा? ऐसे है कि जो लोग, आप जनता में जाकर देखिए, आप लोगों की भावना देखिए, आप लोगों से जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि भी हुड्डा का राज बहुत अच्छा था। जब उस समय हर एक चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सहूलियत नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, यूनिवर्सिटीज आई। अगर मैं सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गिनाना शुरू कर दूंगा बहुत समय लग जाएगा, पर जो डेवलपमेंट रिकॉर्ड में 2005 से लेकर 2014 में जितनी डेवलपमेंट आई, उतनी डेवलपमेंट इस प्रांत में कभी भी नहीं की आई। आपको पता है सर, वो एक कहावत है कि जब चुनाव का समय आता है तो ईडी और सीडी, एक तो ईडी और दूसरा सीडी, 2 महीने उन दोनों का बड़ा चलन रहता है। अगर इतनी साफ सुथरी आपकी सरकार थी तो यो ईडी वाले लोग जो दरवाजा खटखटाए चल रहे हैं आजकल आपके इलाके में, कभी सोनीपत है ना, कभी समालखा पानीपत की तरफ, कभी महेंद्रगढ़ की तरफ, तो ये तो सब आपके ही लोग हैं, आपके ही करीबी हैं। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। ईडी और सीबीआई की मदद से राजनीतिक लोगों को दबाया जा रहा है। मेरे दोस्त बैठे हैं, इनको भी डराया गया था पिछले दिनों। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात के लिए। एक अच्छे बिजनेसमैन है, सब कुछ करते हैं, इनको भी डराने की कोशिश की गई। कौन सा ऐसा नेता है कि जिनको इनको डराने की कोशिश नहीं की? हर एक नेता को डरा के जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, वो दूध का धुला हुआ और हरिद्वार से नहा के आ जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ। भाई अब हम 2024 में हैं, तो 10 साल 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, और अगर आप उन 10 वर्षों को और ये बीजेपी के 10 वर्षों को, बीजेपी ने लास्ट में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, यानी मुख्यमंत्री बदल दिया। वरना पहली सरकार कांग्रेस की, मतलब मैं ये 10 और 10 की सिर्फ बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की, दूसरी वाली बैसाखी की, इसको तोड़ो उसको जोड़ो चलता रहा। ये बीजेपी वाले में भी पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरी वाली यहां से लो वहां से लो, वो चलता रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल गए। ये करप्शन किस राज में कम था, किस राज में ज्यादा था, या था ही नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि 9.5 साल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांट के रख दिया। जात पात का नारा, जात पात, इस प्रजातंत्र के अंदर लोगों का भाईचारा इतना अच्छा था, उस भाईचारे में इन्होंने गली गली मोहल्ले तक एक दीवारें खड़ी कर दी इस बात के लिए। कुंडू साहब, ये हुड्डा साहब वाला राज ठीक था या खट्टर साहब वाला या सैनी साहब वाला? मैं आपको, अगर कोई सवाल कुछ धर्म संकट वाला हो तो कोई धर्म संकट पास भी कह सकते हैं। मैं कोई धर्म संकट में विश्वास नहीं करता, इस बात पे पूरा प्रदेश के लोग जानते हैं। मैं जो भी बोलता हूं बेबाकी से बोलता हूं। और आज एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, नेता तो एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, एक दूसरी पार्टी को गलत बताते हैं। मैं तो ये कहता हूं, इस बात को जानने के लिए आपको पब्लिकली
और ओपनली उस बात को दिखाओ, जनता बताएगी कि वो पहला राज कैसा था और ये राज कैसा। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब मेरे को नहीं, तो आप भी इसी जनता जनार्दन का बिल्कुल हिस्सा है उसी ना, का हिस्सा या हूं। उससे ऊपर उठ गए? रही बात करप्शन की, आज करप्शन में सारी सीमाएं तोड़ रखी हैं। आज की डेट में हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, मैं कहता हूं ऐसा शायद ही देश में कहीं ऐसे हालात होंगे। ये बीजेपी वाले 10 साल में, इस बीजेपी वाले 10 साल में, और ये हर आम आदमी बोलता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आज जितना करप्शन का बोलबाला आज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कंप्लेंट करते हैं, हर तरह से वो करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उस बात। और उसके पहले का 10 साल रामराज था। देखिए, मैं रामराज नहीं कहता, हाँ, तो फिर वो जैसा भी था न, कैसा था, मेरी सुन, उस राज को इस राज ने अच्छा कहला दिया, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। अच्छा, उस राज को इस राज ने अच्छा कहला दिया, ये लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं। यस, ठीक है। मैं जरा अब तो शशि जी आपको ठीक जवाब मिल गया ना। कुन्नू जी, हालांकि कुन्नू जी उस समय स्टूडेंट थे, मैं हमेशा लेट राजनीति के अंदर आए, हाँ, उस समय ये राजनीति में नहीं थे, और जो ये बात ये बोल रहे हैं इस बात के लिए तो आपको कि अच्छा लोग, लग रहा होगा। शशि जी, अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये रियलिटी है, ये हाँ। रियलिटी है कि दैट regime was far better regime than this regime। ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे परिवार की जो पिछली पृष्ठभूमि रही है, मेरे परिवार ने, मेरे गांव और मेरे खानदान ने कभी हम कांग्रेसी नहीं रहे। लेकिन एक रियल फैक्ट जो आज पब्लिक की फीडिंग में, पब्लिक का नुमाइंदा हूं, लोग जो मुझे करते हैं, आज ये फीडबैक है, वो राज जैसा भी था, देखो लोगों की नाराजगी तभी तो हटाया था उनको। पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर बैसाखी की सरकार आई, फिर बिल्कुल ही बाहर कर दी। नेचुरली उससे लोगों की नाराजगी थी, लेकिन वो राज, इस राज से आज लोग बेहतर बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हम रोहतक पर आ जाते हैं। जी, बत्रा साहब, आपसे ही मैं सबसे पहले सवाल कर लेता हूं। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो आप मीडिया वालों को, बीजेपी, ये पी वो पी, उसकी छोड़ दीजिए, आपके ही कांग्रेस के लोग कहते थे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रोहतक में हो रहा है, और हुड्डा साहब रोहतक के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है। ये कहना उनका गलत था। क्या मतलब हुड्डा अब साहब, ये आपके मैं आपको गिनवाता हूँ। कांग्रेस के ही लोग कहते थे। नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं कहते थे। अरे मैं आपको नाम गिनवा दूं, नहीं, ऑन रिकॉर्ड जी। क्या उस टाइम पंचकुला का डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या उस टाइम फरीदाबाद का डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में गुड़गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या महेंद्रगढ़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ? किस बात के लिए? क्या कुरुक्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ? ये तो आप कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि ऐसा क्यों कहते थे। ऐसे है कि थोड़ा सा 19-21 का फर्क होता है। 19-21 के फर्क में लोगों को ज़्यादा उसमें लग गया इस बात के लिए, ऐसी बात नहीं। रोहतक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, और कुछ लोग वहाँ पर इस बात की उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री बने हैं तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आया, पर उस समय सारे हरियाणा के अंदर विकास हुआ। आप एजुकेशन फील्ड लीजिए, आज मेडिकल एजुकेशन की बात कीजिए, आज मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कीजिए, आप यूनिवर्सिटीज की बात कीजिए। उस समय सब कुछ, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स, रोड्स, जितनी डेवलपमेंट उस टाइम हुई और जितनी पंचायतों की डेवलपमेंट हुई, उतनी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुई। कुंडू साहब, आपका रिएक्शन इस पे? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, मैं भी रोहतक से बिलोंग करता हूं, मैं इसको अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि रोहतक ज्यादा डेवलपमेंट हुई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना और कहना चाहता हूं, क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे तब हिसार में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई? क्या जब बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे जब भिवानी में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई? क्या जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे जब सिरसा में डेवलपमेंट नहीं हुई? लेकिन ये मुद्दा उठाना गलत है, ये नेचुरली स्वाभाविक है। जिस जिले से जिस उसके मुख्यमंत्री होंगे, नेचुरली वहां कुछ ज्यादा काम हो ही जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, वहां उस टाइम पे
कुछ बड़ी गलतियां हुई जो दिखती थी। मेरे रोहतक जिले की एंड जैसे भिवानी की तरफ जाएं, जो आप बात करें, मैं कहता हूं वो बात को, रोहतक की बाउंड्री के बाद में महसूस होता था रोहतक खत्म हो गया यार। भिवानी जाने में भिवानी। 3 घंटा लग जाता था रोहतक मैं से। इस बात को मानता हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, ये गलतियां थी, नहीं तो तीसरी बार नहीं बन जाते। ये गलतियां हुई हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की सारी चीजों की कहीं कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, वो रही होंगी, इसमें कोई नो डाउट, कोई रही हैं खामियां जो नहीं होनी चाहिए थी। रंजन साहब, दिस इज नॉट ए स्टेज टू गो बियॉन्ड द थिंग्स। प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बीजेपी का बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत दुखी हैं। इन पर जिस स्टेट के अंदर लोगों को सरकार पीने का साफ पानी, स्वच्छ पानी ना दे सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जिस प्रदेश के अंदर सारी की सारी व्यवस्था सीवरेज सिस्टम का इतना बुरा हाल हो, जिस प्रदेश के अंदर सड़कों पे मतलब खड्डों में सड़कें ढूंढनी पड़ी, किस बात की? इस प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दिया, पर डेवलपमेंट कहाँ हुई? ये आज तक बता दें एक बात के लिए, कहाँ आज तक एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, कोई नया सारी की सारी डेवलपमेंट पुरानी थी। चाहे सैनिक स्कूल की बात करते हैं, एम्स 2 की बात करते हैं, बादशाह की बात हम करते हैं, हम सारी की यूनिवर्सिटी अब रोहतक। लेकिन बीजेपी के लोग ये लगातार कहते हैं, वो रहते यहाँ तो कोई अगर, क्योंकि वहां से कोई एमएलए है नहीं, तो बीजेपी के लोग अभी लगातार सेशंस में ये कह रहे हैं कि इन 10 वर्षों में डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पे हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि रोहतक को ज्यादा मिल गया या करनाल को ज्यादा मिल गया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को कम मिला, सबको इक्वल मिला। सारे एमएलए को 5-5 करोड़ का फंड मिला। आप लोग दोनों हरियाणा के हरियाणा सच्चाई क्या है? बीजेपी के लोग कहते हैं हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई 9.5 साल के अंदर। अब गिरवा दीजिए ना कहीं पर डेवलपमेंट की ना बात, कोई सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सप्रेस हाईवेज को छोड़ दीजिए, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। उसके अलावा प्रांत में कहीं भी डेवलपमेंट दिखा तो दीजिए किसी हालत में। यहाँ पर भ्रष्टाचार, सफाई के नाम का भ्रष्टाचार, अमृत के नाम का, अमृत काल के अमृत 1 और अमृत 2, अमृत 1 में दुनिया भर का भ्रष्टाचार, खानों में भ्रष्टाचार, डाडम में भ्रष्टाचार, सैंड में भ्रष्टाचार, पहाड़ियों में भ्रष्टाचार। कहां पर एक एक ईंट उठा के देखो भारतीय जनता पार्टी के राज में, वहां पर करप्शन सारी की सारी छुपी हुई है। क्यों मनीष ग्रोवर और ये दिन भर बलराज कुंडू जी ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं आप मीडिया में भाई, कि जितना डेवलपमेंट, फ्लाईओवर बना दिया, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया, ये सुनते होंगे ना। मतलब मैं तो चलिए टीवी पे स्टेटमेंट चलाता हूं। जी, मैं आज आपसे एक बात आपके माध्यम से मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूं। 10 साल हो गए हैं और उससे पहले 10 साल में पहले कांग्रेस की सरकार थी। आज तक बीबी बत्रा जी ने अभी खुद ये बोला है कि भाई पीने का पानी तक नहीं है। ये कितने सालों में मिलेगा पीने का पानी? अब ये तो जवाब बत्रा साहब को भी देना चाहिए। नहीं, मैं बीजेपी वालों 2014 तक कांग्रेस की सरकार, डेवलपमेंट की 2014 से पहले किसी को भी पानी के पीने की 1% दिक्कत नहीं थी। स्टेट का सीवरेज सिस्टम ठीक था, स्टेट के अंदर हर एक शहर के अंदर सड़कें की व्यवस्था सब कुछ ठीक थी। तो नहीं है 2014 के नहीं, मैं ये फैक्ट है। आप 2014 से पहले अगर जाएं, आप 2014 से लेके 2024 तक गिन ले इस बात की। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर 70% एरिया में फ्लड आया हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरे रोहतक के अंदर बारिश हुई नहीं है, नहरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। इवन देन मेरे महम हल्के की 70% गांव की पानी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो ना स्टोरेज खाली पड़ी है। ये दुर्भाग्य है। डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, सर हमारे लोगों ने जीना हराम कर दिया, बोलो वहां पे वो करें। यहां फोन करता हूं, अब चारों तरफ फ्लड आया हुआ है, नहरों में पानी क्यों नहीं आ रहा? इस बात को देख के हैरान हम तो, जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपराध सरेआम, आज आए दिनों मर्डर एक ऐसी आम बात हो गई है।
आप अखबार के अंदर देखो, कम से कम हर रोज खुलेआम मर्डर, सरेआम। आज लोग अनसेफ महसूस कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे असुरक्षित प्रदेश हो गया है। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे हो गया है। आज किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? स्कूल कॉलेजेस के ये हालात हैं कि आप जाके देखो, आप अपनी मीडिया, मैं चलता हूं आप लोगों के साथ में, जो बात ये बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं स्कूलों के हालात दिखाता हूं आपको, कॉलेजेस के हालात दिखाता हूं। टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है। मैंने ओपनली मीडिया को ले जाकर ओपन पर्दाफाश क्या किया उसका पीजीआई में। अमृत के ऐसे केस मैंने विधानसभा में रखे, क्या किया उन केसों का? किस डेवलपमेंट को उस आगे की बात करते हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कोई सुनने वाला नहीं है। इस बात का जवाब जो है लोग देंगे, आप भी दिया है। ठीक है, जरा मैं समझ रहा हूं रोहतक की जब बात कर रहे हैं। बता साहब, एक सवाल अगर हम थोड़ा सा चुनावी गणित को हिसाब में ध्यान में रख के करें। लोकसभा चुनाव में जो कुंडू साहब भी बात कर रहे थे कि 1 to 1 फाइट की स्थिति थी, तो चाहे तो आप इधर हैं या फिर उधर हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, विधानसभा चुनाव में मल्टी कॉर्नर फाइट होंगे क्या? और बीजेपी का आप उठा करके चुनावी इतिहास देख लीजिए, अगर मल्टी कॉर्नर फाइट होता है तो बीजेपी को हमेशा उसका फायदा हुआ है, क्योंकि जो नाराजगी वाले वोट हैं उनका बंटवारा हो जाता है। इस बात का इल्म है आपको? इधर कुंडू साहब भी, अभी तो आता हूं मैं कुंडू साहब पे, सुना है कि कंबल के अंदर घी पी रहे हैं, मतलब एक नई पार्टी बनाई, अभी जब हाथ लगे हैं तो पूछ ही लूंगा मैं। उस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, तो इधर वो हुड्डा साहब को बेहतर बता रहे हैं। अभी आ जाता हूं मैं उसके पास। ये इल्म है ना आपको कि मल्टी कॉर्नर फाइट हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद रही? ऐसे कि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट के अंदर ये हमेशा नहीं है कि आपने इस बात की कांग्रेस को नुकसान हो, ऐसी बात नहीं है। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। पर इस बार जो मेन फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी की बात में है। जो छोटी छोटी पार्टियां, उनका वजूद खत्म हो चुका है, चाहे जेजेपी है, चाहे आईएनएलडी है, चाहे आप पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर जरूर हमारा उनके साथ समझौता था, इंडिया ब्लॉक के वो मेंबर थे। विधानसभा में ऐसा कोई समझौता नहीं है। पर आप ये प्रेडिक्ट करें इस बात के लिए कि ये इनके वोट जो है वो दोज वोट विल बी एंटी कांग्रेस, दैट इज नॉट देयर। देयर वोट विल बी एंटी बीजेपी। दिस टाइम वोट लोग बीजेपी के खिलाफ डालेंगे। आप धरातल पे जाकर किसी जगह एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवा के जाके देख लीजिए कि लोग क्या बोलते हैं। मेरा तो उन काम सच्चाई, मेरा बिल्कुल तो काम ही काम आपका है। पर इस बात रिजल्ट आने के पहले कुंडू साहब से झगड़ा करते रहते हैं, बाद में कहते हैं ना आप ठीक कह रहे थे। आप 9.5 साल की इस सरकार की 550 पोर्टल खोल दिए, क्या उपलब्धि है? किसान के ऊपर ज्यादती, हमारी प्लेयर्स बेटियां हैं उनको घसीटा गया, उनको नहीं, वो बहुत है। हमारे एम्प्लॉइज को पीटा गया, जिस एम्प्लॉइज को पीटा गया उसके बाद सरपंचों को पीटा गया। ये आज तक हमने प्रजातंत्र में कभी नहीं देखा इस बात के लिए कि इसी तरह लाठीचार्ज 2 मिनट के अंदर सब कुछ इमरजेंसी जैसा माहौल बनाया हुआ इस बात के लिए। और एक डिक्टेटोरियल जो इमरजेंसी से भी ज्यादा जो कटु माहौल है उस बात के लिए, क्योंकि आप लोग दो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। अब बात यह है कि हमारे एमएलए के ऊपर ये सारी चीजें अपनी जगह पे। क्या यही समय मिला था कि उनको ईडी के ऊपर छापा मारने के लिए? क्या वो केस 10 साल पुराना था या 15 साल पेश पुराना था? This is the time when election is there. Similarly with the Chief Minister of Delhi, वो उनके साथ क्या हाल किया जा रहा है इस बात के लिए आप सोचते तो ये इससे ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनल वेंडेटा अभी हिंदुस्तान की राजनीति में हमने कभी नहीं देखा। तो यही आरोप तो आईएनएलडी वाले कांग्रेस पे लगाते हैं कि चौटाला साहब को आप लोगों ने जेल भेज दिया, गलत भेज दिया, सजा भुगत के आ गए। कल तक चंद्रबाबू नायडू को अंदर करने को तैयार थे, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। आज नायडू ने सपोर्ट दे दी, सब कुछ खत्म हो गया उस बात के, सब कुछ उसकी बात के लिए खत्म हो गया। हर एक बात में ईडी और सीबीआई। मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का इस
प्रदेश इस सरकार ने, भारत सरकार ने, और साथ में जो हरियाणा में भी है, उसका जो इन्होंने भट्ठा बिठा के रख दिया है। मैं वो ठीक है सर, आप अपनी जगह पे जो बता साहब कह रहे हैं, नहीं, मैं तो अपनी जगह पे आपके नहीं कह रहे, अनुभव आप हम अपनी, मैं लोगों की भाषा बोल रहा हूँ। मैं इस बार मैं आपके पर्सनल भाषा अनुभव, बोलूंगा मैं आपके अनुभव का, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, हुड्डा साहब के बड़े करीबी हैं, रणनीति बनाने वालों में हैं, तो मैं तो आपके अनुभव का थोड़ा लाभ उठाना चाहता हूं, आपके जरिए पूरी हरियाणा समझ ले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी, बाकी दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं रहेगा, इसका मतलब? नहीं, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड इट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी Definitely. टू कॉन्स्टिट्यूंसी। आप एक मैं सीधा by एक and फार्मूला, स्टेट जैकेट फार्मूला, मैं यू कैन नॉट मेक एप्लीकेबल भाई एवरीवेयर। आपको मैं 2019 की बात बताता हूं। जेजेपी एक पार्टी बनी, 10 लोग जीत के आए, ठीक है, ओवरनाइट कैंडिडेट आए, जो आए नहीं आए, और आप देख लीजिए जेजेपी के जो 10 लोग जीते, सब अच्छे मार्जिन से लगभग जीत गए, सबके सब। और वो क्या था, वो बीजेपी के नाराजगी वाले वोट, वरना वो कांग्रेस को शायद आ जाते। तो ये जो नुकसान होता है, 10 सीटें आपकी घट गई, अगर आपको उस तरीके से कैलकुलेट करें, बीजेपी से नाराजगी वाले वोट वो 10 जगह जेजेपी को चले गए, तो वो 10 सीट तो आप ही के माइनस हो गए। मैं इस संदर्भ में समझना चाह रहा हूं कि कई बार आपको लगता है, जैसे कुंडू जी कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट नहीं, वो जनता लड़ रही थी, ये कांग्रेस वाले भूल कर रहे हैं कि ये वोट उनको मिली। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, या जेजेपी का एग्जाम्पल, पिछले बार 10 सीटें मिल गई और बड़े मार्जिन से सबके सब जीते, इस बात पे आप लोग कुछ विचार करते हैं, या नजर में है या नहीं है? जहां तक ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, 75 पार 40 पे आ गया, 400 पार 240 पे आ गया। अब इस बात की, और ये भी राजनीति के अंदर बातें नहीं होनी चाहिए, ये भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के बात खिलाफ है कि लोगों को भ्रमित करके नारे लगा के 400 पार 400 पार 400 पार, एक इंप्रेशन लोगों के अंदर जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछला चुनाव था, पिछला चुनाव था 75 पार 75 पार 75 पार, ऐसे नारे राजनीति के अंदर किसी भी पार्टी को अगर मेरा अच्छा तो नहीं लगाने चाहिए। इस बात के लिए मेरा सवाल सीधा ये है, जो मैं समझना आपको बहुमत चाहिए 400 पार, किस लिए बहुमत? आप तो 272 में बहुमत लेके बैठे। बत्रा साहब, जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि विधानसभा चुनाव में आप क्या दृश्य देखते हैं? सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, या कांग्रेस और बीजेपी, बाकी सब नील बटा सन्नाटा? नहीं, मैं कोई इसमें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले की बात नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। अब मेरे सामने ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, मेरे साथ बैठे हैं, मित्र है मेरे। मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा बत्रा जी, मेरी पार्टी है। अब की बार मैं जो है ना, अब की बार जो सरकार बनेगी, अरे कुंडू जी, आपकी पार्टी की बधाई देता हूँ, और बोलो आपकी पार्टी को बधाई देता हूँ। बिना मिठाई खिलाए आपकी बात नहीं, बिना मिठाई खिलाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ये होता है कि हर एक पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ इनविडेंट मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उस टाइम कई लोग इंडिपेंडेंट भी आ जाते हैं। उन इंडिपेंडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छी एक से होती है, उनका अच्छा एक वोट बैंक होता है, उनका अच्छा एक लोगों में एक रुतबा होता है, भी इस आदमी ने काम किया है राजनीति में। तो स्टेट जैकेट फार्मूला इट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल। पर इतनी बात मैं जरूर कहूँगा इस बात के लिए कि धरातल के ऊपर इस समय जहां पर हमें 46.7% वोट मिले, हम ये आज के दिन में बीजेपी की तरह नारे तो नहीं लगाते हैं, पर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार। कुंडू जी, जो बत्रा साहब को समझ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, है ना, वो आप भी सुन ही रहे हैं, इनकी जो मनोस्थिति है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी, है ना, बाकी ठीक है, यहाँ वहाँ हियर एंड देयर वाले टाइप में रह जाएंगे। अब आप के जैसे लोग पार्टी बना लिया, आप लोगों ने, आप इंडिपेंडेंट जीते, अब आपने पार्टी बना ली। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हरियाणा में कई लोग 1-2 सीट जीतने वाले लोगों ने पार्टी बनाई, है ना, फिर पार्टी क्या हुआ नहीं हुआ वो सब तो ठीक है। आपके बारे में ये बहुत चर्चा रहती है कि कुंडू जी बड़ा तेज तरार आदमी है। गलत है क्या होना? ना पूरा सुन लीजिए ना, उसके बाद
बताइएगा कि वो इधर बीजेपी से भी अंदर खाने मिले रहते हैं, जो चर्चा है मैं पूछ रहा हूं, और इधर कांग्रेस से भी तालमेल अंदर खाने रखते हैं। कांग्रेस वालों का कहना है कि ये बलराज कुंडू या जो दूसरे लोग हैं जो पार्टी बना रहे हैं, ये बना नहीं रहे, बनवाई जा रही, ताकि ये कैंडिडेट खड़ा करें और किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को डैमेज करें। ये कांग्रेस के लोगों का एक परसेप्शन है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ठीक है, उनका क्या है, इस बार तो महम में जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, पार्टी जो भी बना ले। ये इस तरह की चर्चा होती है, हो सकता है अब तक ना पहुंची हो, मेरे तरह तो भांति भांति की चर्चाएं पहुंचती हैं। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति है क्या। मतलब ये एक नई पार्टी बना करके किंग मेकर बनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे दुष्यंत किंग मेकर हो गए, कभी हज का बनी थी, हालांकि उसका बत्रा साहब ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि पार्टी ही खत्म हो गई, तो आप पार्टी बना रहे हैं, मतलब उसके पीछे इतनी तरह की चर्चाएं हैं। एक सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए, मैं कौन से सवाल का जवाब दूं? आप कंफ्यूज लगते। अच्छा, आपने इतने सवाल कर दिए। अच्छा, मैं सीधी भाषा कर दूं कि बलराज कुंडू सेटिंग करते हैं। मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं। एक ही में सब मिला के देखिए कर दिया कि बलराज कुंडू सेटिंग करते हैं। मेरी सुनिए, मैं बताता हूं, अगर बलराज कुंडू बीजेपी के साथ सेटिंग करता तो बीजेपी मेरे भाइयों को जेल ना जाना पड़ता, मेरे ऊपर इतने बड़े मेरे को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ना होता। और मैं अपने हलके के अंदर, और आपने खुद कहा ना मैं बहुत तेज तर्राट हूं, अगर मेरी सेटिंग होती ना, मैं ये दावा करता हूं 90 जितने विधायक बैठे हैं, मेरे से फास्ट कोई काम करने की सोच भी नहीं सकता। मैं इतने काम अपने हलके में करा देता जिसका शायद आपको दूर से नजर आता, अगर मैं सेटिंग में होता। रही बात सच बात, मैंने सच बात बोली है। अभी जो बात आपने कहा हुड्डा साहब, मेरे व्यक्तिगत संबंध किसी से खराब नहीं है। मैं लड़ता हूं, अपने लोगों के लिए लड़ता हूं, लूट के लिए लड़ता हूं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ता हूं, इनकी जो गलत नीतियों के लिए लड़ता हूं। व्यक्तिगत संबंध मेरे किसी से खराब नहीं है। ये बात आपने जो बोली सेटिंग, ये टोटली। और अगली बात जो आपने उसके साथ सवाल किया कि वो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनवाई जा रही है, यही तो दुर्भाग्य है। और ऐसे ऐसे दुर्भाग्य इसलिए पैदा हो गए क्योंकि जेजेपी ने एक ऐसा एक्सपीरियंस पेश कर दिया, लोगों के साथ जो बात करके आया उसमें ठगा। ये इस प्रकार की बातें ही नए लोगों को, नए लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे हों, जो उस दर्द और तकलीफ को जानने वाले हों, उनको मौका नहीं मिलती। ये पार्टी जो नेशनल पार्टी बड़ी पार्टियां कहती हैं, और इनके नेता ये उनको टिकट देते जो उनके गुलाम और चाटुकार होते हैं, सुबह शाम इनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जो पूरी लॉयल होने का पूरा जब इनका सर्टिफिकेट मिल जाता है उन लोगों को टिकट देते हैं। जो वास्तव में कुछ करने की सोच रखने वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं देती है पार्टियां। बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई है, हरियाणा जनसेवक पार्टी, जनसेवा की सोच को लेकर उस धरातल के किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवा और जवानों को ये राजनीतिक मंच देने के लिए पार्टी बनाई है। ये दुर्भाग्य है कि आज ये ताकत और धनबल वाले पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास, इनका सिस्टम बहुत बड़ा है। ये प्रचार ऐसा करते हैं कि नए लोगों को वहीं बीच के मार देते हैं। और कुछ ऐसे जेजेपी जैसे लोगों ने ऐसा वो कर दिया कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। बलराज कुंडू जैसी सोच के जिस दिन इस विधानसभा में 50-60 विधायक आ जाएंगे, मैं वादा करता हूं उस दिन किसी को शिकायत और धरना प्रदर्शन करने। कई लोग कहते हैं कि जब आपको राज्यसभा चुनाव में जब वोट देना था, तो आपको खिलाफ में देना था, कांग्रेस के साथ खड़ा, या मान लीजिए बीजेपी की आप खिलाफत कर रहे थे तो उस वक्त अब तो आप बाहर निकल गए, आपने वोट ही नहीं दिया, शशि जी मेरी उस बात को याद कीजिए, ये आज पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है। मैंने ये बोला था, क्या मेरी 2.5 करोड़, अब तो 3 करोड़ हो गए हैं, 3 करोड़ लोगों में कांग्रेस पार्टी को एक भी राज्यसभा के लायक कोई इंसान नहीं मिला, वो बाहर के उसको उठाकर यहाँ पे कैंडिडेट बना दिया, मैंने इसलिए वोट नहीं दी, और बीजेपी को मैंने वोट देनी नहीं थी। बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरी बात गलत है? ये तो बीजेपी की मदद हो गई ना। नहीं, आप उस बात को उधर कहता तो मैं कांग्रेस की मदद करता, ये तो उधर वोट देता तो आप कहते कांग्रेस की मदद कर दी। हाँ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कांग्रेसी मेरे पास वोट मांगने आया था?
आप जो है क्या हरियाणा पर ये प्रथा मैं खत्म करना चाहता हूं। हुड्डा साहब गए होंगे मांगने, मेरी सुनिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक राज्यसभा का मेंबर, बहुत सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होता राज्यसभा, हाँ। सबसे सर्वोच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा का कोई हम एमपी बना के भेजते हैं और आके किसी को उठाकर राज्यसभा, उसको क्या पता हरियाणा की तकलीफों का क्या, वो क्या इश्यूज उठाएगा उस राज्यसभा। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस के किसी ने आपसे वोट नहीं मांगा। आप मुझे ये बताइए, एक बाहर का व्यक्ति, उसको क्या पता हरियाणा की तकलीफों का, एक हरियाणा के युवाओं के दर्द का, उनकी बेरोजगारी का, तो भाई एक किसान के दर्द तो का। भाई कांग्रेस उस अगर तकलीफ आपसे को बाहर वोट का मांगती व्यक्ति तो भी कैसे नहीं बताएगा? देते। मैं क्यों दूं कांग्रेस उसके वोट मांगती तो भी नहीं देते ना, इसका मैं मतलब। क्यों वोट दूं? अब अगर मैं बीजेपी, मैं किसे डरता हूं क्या? अगर मैंने होता बीजेपी की वोट दे देता। मेरे तो लाइन में जिस टाइम वोट पड़ रही थी, उस टाइम आपने देखा वो सारा मीडिया चला रहा था, धनखड़ साहब, विद साहब, कौन कौन लोग मेरे फ्लैट पे मेरे पास आके बैठे हुए थे 2 बजे तक मेरे ऊपर पर। अगर मुझे ऐसा, मैं दबने वाला इंसान नहीं हूं, जो भी करता हूं खुलेआम और दिल ठोक के करता हूं, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने अपनी वोट देनी होती बीजेपी की मदद, मैं नीचे से काम नहीं करता, जो भी काम करता हूं खुलेआम करता हूं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, जी। बत्रा साहब भी बैठे हुए हैं, समय भी हमारा, आप लेट पहुंचे तो 2-4-5 मिनट का नुकसान आज बत्रा बत्रा को भी साहब होगा। को दे दिया सारा सामान, तो समय आपने। ये बता दीजिए जी कि जब आपने पार्टी बना ली, जी, आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मैं आपको एक बात का दावा करता हूं, समय थोड़ा है, अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी, थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, उसके सहयोग के बगैर हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनेगी। यही तो मैं कह रहा। प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। थर्ड फ्रंट में कौन कौन है? थर्ड फ्रंट पे हमारी बात चल रही है, निश्चित रूप से किससे? एक ऐसा गठबंधन थर्ड फ्रंट आएगा। अरे कौन होगा तीसरा थर्ड फ्रंट मोर्चा- में? थर्ड फ्रंट में बहुत सी पार्टियां, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी है, हाँ। एक रावण की पार्टी है जो अच्छा वर्चस्व रखता है आज यूथ के अंदर, ऐसी समाज के अंदर, उसके साथ हमारी बात चली हुई है। आम आदमी के पास चली हुई है, अभय सिंह जी से हमारी बात चली हुई तो है। अभय सिंह जी की निश्चित- तो हो गई बीएसपी से। अभी बहुत कुछ होगा, हाँ। अभी बहुत कुछ होगा। एक तीसरा ऐसा फ्रंट आएगा, ऐसे- मैं दावा करता हूं 100% अब की बार जिसकी सरकार बनेगी, हाँ। उस थर्ड मोर्चा के, उसके सहयोग के बगैर किसी की सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं बनने वाली है। बत्रा और ये जरूरी भी है। ऐसे- मैं ऐसे बता दीजिए, एक मिनट, कुंडू मैं साहब- कुंडू साहब सारा टाइम ले जाएंगे और की एक बात नहीं। मैं और कहना चाहता हूं, ये मैं प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, ये जितनी पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार, ये मनमानी राज करती हैं। जब तक बलराज कुंडू जैसे 2-4 उसके सिर पर नहीं बैठेंगे ना, उनकी अकल ठिकाना नहीं आएगी और उनको काम करने में तभी वो। सुन लीजिए बत्रा साहब, ऐसे है कि आपके बगल में ही है, नहीं, बगल रोहतक में। में भी बगल में और यहाँ भी बगल में है। ऐसे है कि सबसे आप बड़ी- इतना बोलते हुए हंस क्यों रहे हैं बलराज कुंडू जब बोल रहे हैं तो? सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीति के अंदर रीजनल पार्टीज या इंडिविजुअल पार्टीज का कोई स्थान नहीं है। सब समाप्त ये हो कोई गए। नहीं, ये कोई ये तो 80 दिन बचे हुए हैं, डेमोक्रेसी, 80 दिन बचे हुए नहीं, डेमोक्रेसी कोई आपके कोई सामने बात है। नहीं, क्योंकि एक पार्टी है, एक पार्टी का एक व्यक्ति खुद ही मालिक है, खुद ही प्रेसिडेंट है, वो खुद ही कुछ बोले, कुछ स्ट्रेचली बोले उसके बारे में। एक पार्टी है, संगठित पार्टी है, तो संगठन के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बाहर से कैंडिडेट, क्या कौन सी स्टेट ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में क्या बाहर के कैंडिडेट नहीं उतारे हैं क्या? तो मैं ये कब पार्टी का फैसला। मैं कब उसके पक्ष की बात कर रहा हूं? आप कहते हो कि क्या हरियाणा का होता मैं तो पक्ष तब आप में क्यों बात कर रहा नहीं, मैं कब नहीं, कौन नहीं, बीजेपी के ये पक्ष की बात नहीं कर रहा होती। हूं? ये पार्टी की नीतिगत फैसले होते हैं और हर एक पार्टी नीतिगत फैसले होती है। ऐसी बात नहीं कि कोई और भी चांसेस हर एक के हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं 20 ऐसे लोगों को गिनवा दूंगा कि वो स्टेट से बिलोंग नहीं करते मैं हैं भारतीय वो- जनता वो- पार्टी की वो- बात वो- नहीं कर रहा हूं मैं। वो ठीक है सर, मैं तो एंटीना खड़ा रखता हूँ कि कौन कहाँ कब किससे, रात में कहाँ, ताज में कहाँ, कौन कहाँ, छोड़िए वो सब बात नहीं बोलनी चाहिए ज्यादा, अपनी भी नजर लगती है, उनकी तो लगी जाएगी। ये थर्ड फ्रंट वाली जो बात कर रहे हैं, है ना, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट में सरकार बना लेंगे। अभय जी कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन तो यही है। ये कह रहे हैं कि ना वो तो थर्ड फ्रंट वाले, हम सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। ऐसे जी अभय जी ने मतलब हमारे बिना नहीं मिलेगी तो अब- मतलब दूध का अभी- मलाई सब हमारी तरफ लाओ, हुआ है ना पिछले। 2 मिनट लोगों को विकल्प देंगे 2 हम। मिनट शशि जी, आज लोगों के पास विकल्प नहीं है। अभय चौटाला की जहां तक बात करते हैं इस बात की, राष्ट्रपति में वोट किसको दिया चुनाव के अंदर? राज्यसभा में चुनाव के वोट में किसको वोट दिया? हमेशा ही बीजेपी से उनकी साठगांठ रही और अकेला है एमएलए उस बात के लिए।
जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी का वजूद एक छोटे टाइम के लिए आया था और उनकी राजनीति के अंदर एक सिद्धांत आइडियोलॉजी का होना बहुत आवश्यक है। जेजेपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इनका आपस में जो गठबंधन बना वो एक ठग बंधन बन गया इस बात के लिए, और जो करप्शन जेजेपी ने इस सरकार में इस 4 साल के अंदर और इस मुख्यमंत्री ने जितनी टॉलरेट की, ये अनइमेजिनेबल है। हम एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा तो अब अभी समय मेरा काटना शुरू कर देंगे और कोई बात नहीं। अगर समय मेरे को देगा तो मैं इस प्रदेश के सारे घोटाले आपके सामने एक एक करके रखूंगा। इस बात के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, वो सबको पता है। आप ये एक एम्प्लॉयमेंट की श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने एक वर्कशॉप एक्सपेरिमेंट की शुरू कर दी। कभी सोशो इकोनॉमिक की बात करें, कभी परसेंटाइल की बात करें, कभी उस इंटरव्यू के इतने नंबर नहीं, कभी ये कौन सा बनाया हुआ है रोजगार का वो बनाया हुआ है उस बात के लिए। इतना नाइंसाफी जो स्टूडेंट के साथ और जो युवा के साथ हुई है आज तक किसी राज्य आखिरी के बस 1.5-2 मिनट है मेरे पास। हाँ जी। बलराज कुंडू जी, अक्टूबर में क्या तस्वीर होगी? अक्टूबर नवंबर जब भी चुनाव हो जाए। देखिए, अब जो लोकसभा के सिनेरियो को देखकर ये दोनों पार्टियां जो खुश हो रही हैं, पिछली बार 10 सीटें जीतने के बाद में 79 विधानसभा में बीजेपी जीती थी, तब 40 सीटें आई थी और अब तो 5-5 पे हैं। तो आप अंदाजा लगा दे ये जो वोटिंग हुई है और विधानसभा में जो वोट पड़ेंगे, जिस प्रकार का सिनेरियो, वो बिल्कुल डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंट। आज हर विधानसभा के अंदर 10 से 15 तो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, उनमें टिकट तो एक को ही मिलनी है ना, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो जो सिनेरियो बनेगा, बाकी आपकी पार्टी से लड़ लेंगे। बिल्कुल, मेरी पार्टी भी तो एक को ही लड़ाएगी ना। तो वो बहुत डिफरेंट, सारी चीजें अलग होने वाली हैं। हाँ, इसमें मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, अपर हैंड आज की डेट में हरियाणा के अंदर कांग्रेस का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, इस बात का मैं दावा मतलब करता हूं। कुंडू जी का सपोर्ट लेना पड़ेगा 100%। जो भी सरकार बनेगी हमारी सपोर्ट के बगैर नहीं बनेगी, और ये जरूरी भी है आज, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात याद कुंडू रखिए, जैसा कोई व्यक्ति इन सरकारों के ऊपर बैठेगा तो मैं दावा करता हूं उस दिन ये सरकार गलत काम नहीं करेगी। नवंबर 2-3 महीने में ही आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर। अगले जन्म वाले नवंबर की बात नहीं कर रहे हैं। 85 डेज बचे। और आपको पता है कि मैं पीछे पढ़ता हूं तो पीछे पढ़ता हूं, मैं भी खुले दिल से वो करता हूं आगे। ठीक है जी, बता साहब, आखिरी 30 सेकंड। हाँ जी, पूछिए। अक्टूबर का दृश्य बता दीजिए सर। अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर, हाँ, नवंबर में चुनाव होता है। 3 नवंबर को पिछली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उससे पहले चुनाव यहाँ का होगा। और मैं इस बात के लिए, ये कोई इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और कांग्रेस का मैं विधायक हूँ, इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। लोग मन बना चुके हैं। हर एक जनमानस, कोई भी वर्ग है, वो इस सरकार के से दुखी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो वर्ग ये कहता है कि हुड्डा की सरकार अच्छी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बलराज कुंडू जी जिस तरीके से उत्साहित हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को अपर हैंड दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। एक मुख्यमंत्री और बलराज कुंडू उप मुख्यमंत्री, यही तो ट्रेंड है। यही बलराज कुंडू उप मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, बिल्कुल। हाँ, बलराज कुंडू मुख्यमंत्री की जब दौड़ में आएगा नहीं है। समय तब देखेंगे ना। मैं बनूंगा उस दिन पूरा मुख्यमंत्री बनूंगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, इस बात का भी सबके सामने। अभय चौटाला भी यही बोल करके गए अभी। अभय चौटाला जी ने क्या बोला, मैं उस बात पे नहीं जाता। चलिए, लेकिन मैं इस बारी ना उप मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, ना मुख्यमंत्री की दौड़। अरे आपको याद, लेकिन मैं इस सरकार को, अरे आपको पता नहीं है, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो झारखंड में एक हुआ था, एक थे मधु कोड़ा, है ना, वो एक सिंगल जीतने वाले आदमी, और वो चीफ मिनिस्टर बने थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए खुश रहना चाहिए। इस बात के लिए तो मान लिया कुंडू साहब ने कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया।